जॉब ना आपकी लाइफ में डिसिप्लिन सिखा देती है, बिल्कुल, जो आप अपने बिजनेस में कभी नहीं सीख सकते। जॉब छोड़ने के बाद भी इतनी फंडिंग हो रहा है, क्योंकि आप एज ए प्रोड्यूसर इंट्रोड्यूस हुए थे। अगर आप एज ए एक्टर आते तो भी मैं समझता कि शौक के तौर पे इंसान जाता है जी, बट एज ए प्रोड्यूसर आना, उसमें फंडिंग लगाना, उसके बाद लॉस होना, तो मूवी प्रोड्यूस की जी वो मूवी समहाउ इतनी अच्छी नहीं चली, उसकी वजह से काफ़ी लॉसेस हुए। मैं जॉब के बारे में हमेशा ये कहता था, जॉब एक ऐसी चीज़ है कि आप चीज़ें सीख रहे हैं किसी और के पैसे से। अगर हम ब्लू स्क्वायर इंफ्रा की फॉर्मेशन की बात करें, ब्लू स्क्वायर इंफ्रा हमने 6x8 के कैबिन से शुरू की थी, एक छोटे से। ओके। रियल एस्टेट में अगर प्रोफेशन हमारा बदनाम है, इसलिए बदनाम है कि लोग बोल देते हैं, करते नहीं। तो यही रीज़न है आज की डेट में भी हम लोग जब कंपनी चूज करते हैं, किसी भी प्रमोटर, किसी भी डेवलपर को बड़े चूजी हैं। आज के समय में क्या हो गया जी, ज़मीन किसी की, कंस्ट्रक्शन कोई कर रहा है, बेच कोई रहा। तो एक तरीके से डेवलपर नहीं, वो मार्केटिंग एजेंसी है। तो मैंने क्या किया जी, मैंने उन क्लाइंट बायर और सेलर का आमने सामने बैठा दिया। जो बायर है उसको 4 लाख रुपए डील सस्ती मिल गई, जो सेलर था उसको इमीडिएट पेमेंट मिल गई। अगर जब वो आपस में एक दूसरे से मिल ही चुके हैं तो आपको बीच में क्यों रखेंगे, को ओवर क्रॉस करके वो डायरेक्ट डील कर ले। उस क्लाइंट ने 6 महीने के अंदर हमको 3 करोड़ रुपए की सेलें और दी। मेरा तो आज भी ये बिलीव है कि क्लाइंट का पैसा ये सोच के लगाओ कि आप अपना पैसा लगा रहे हो। तो आपको क्या लगता है कि रियल एस्टेट किस तरीके से और किस तरफ ग्रोथ कर रहा है, उसका फ्यूचर क्या है? प्रॉपर्टी हो, शेयर मार्केट हो और इंसान हो जी, ऊपर ही जाना उसने। लोगों की सोच पता क्या है, सस्ती प्रॉपर्टी लो। बिल्कुल, प्रॉपर्टी सस्ती नहीं लो कभी भी, प्रॉपर्टी अच्छी लोकेशन की लो। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे फील्ड के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी नॉलेज आप सभी को होनी चाहिए, एंड वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में बहुत जरूरी होता है कि अपनी प्रॉपर्टी कब खरीदें, कहाँ खरीदें, कैसे खरीदें। अगर आप एक एंड यूजर हैं, आप एक इन्वेस्टर हैं, या फिर आप प्लानिंग कर रहे हैं अपना सपनों का घर खरीदने की, तो ये वाला पॉडकास्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस बिल्डर के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए, रियल एस्टेट में होने वाले स्कैम से कैसे बचना चाहिए। तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानेंगे आज के हमारे गेस्ट, हमारे एक्सपर्ट मिस्टर अमीश रणदेव जी से, जिनका रियल एस्टेट इंडस्ट्री में पिछले 6 साल का एक्सपीरियंस रहा है, जिन्होंने अपने नॉलेज एंड एक्सपीरियंस से अपने इन्वेस्टर को करोड़ों का प्रॉफिट दिलवाया है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट मिस्टर अमीश रणदेव जी से। सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू प्रकाश जी फॉर इनवाइटिंग मी। सर, अपने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी पर्सनल जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा। मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे आपका ये जर्नी स्टार्ट हुई रियल एस्टेट तक आने की, इसमें अपना कैरियर बनाने की। तो मुझे कुछ उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं। प्रकाश जी, मैंने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत मार्च 2005 में की थी। ओके। एयरटेल के साथ। तो 2000 मेरा हमेशा से एक विजन था कि मैंने 10 साल जॉब करनी है। ओके। और एयरटेल मेरी और पहली और आखिरी कंपनी होगी। तो 2015 आते आते मैंने अपने आप एयरटेल से रिज़ाइन किया जी। तब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, न ऐसी सोच थी कि क्या बिजनेस करना है, क्या करना है। फिर मैंने मूवी प्रोडक्शन में हाथ रखा। फिर मूवी प्रोडक्शन में सर, यहाँ पर जैसे आप एयरटेल में काम कर रहे थे उस टाइम, तो आपका एयरटेल में एक्चुअली जॉब था क्या? मैं प्रकाश जी कस्टमर सर्विस देखता था। एक रिटेंशन डिपार्टमेंट होता है, जैसे जब आपके पास कोई क्लाइंट कस्टमर आया, कस्टमर एक आपके साथ एक लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद उसको आपकी सर्विस अच्छी नहीं लगी, तो वो जब आपसे मूव आउट होना चाहता तो वो डिपार्टमेंट मेरे पास था। जैसे पोर्ट करवाना चाहते हो? पोर्ट नहीं जी, जैसे क्लाइंट जा रहा है उसको रिटेन करो जी, क्यों जा रहे हो, आपको क्या दिक्कत आई, हमारी सर्विस में क्या इशू आया है। तो ये करते करते हम उसको रिटेन करते थे। अब मैं आपको अगर उस जनरली बात, तो वो चीज़ आज की डेट में मेरे को बहुत बेनिफिट करती है जी। क्योंकि उस टाइम पे हमने क्लाइंटों को उनकी डिमांड, उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें डिलीवर की और जो कमिट किया वो डिलीवर किया। तो आज के समय में अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूँ तो रियल एस्टेट में वो जो मेरी जर्नी थी 10 साल की, वो मेरे को बहुत अच्छे से हेल्प करती है। बेसिकली उस टाइम का जो एक्सपीरियंस था वो आज के टाइम में आपको रियल एस्टेट में काम आया। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। एंड आपने कहा कि मूवी प्रोडक्शन, तो थोड़ा सा यूनिक हो गया कि एक आप जॉब कर रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट आप मूवी प्रोडक्शन की तरफ आते हैं, तो ये कैसे बीच में आ गया? मूवी प्रोडक्शन का जी ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है, मेरे एक बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, तो वो मूवी का काम शुरू कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो मिलके शुरू करते हैं। फिर हमने पहले कुछ गाने प्रोड्यूस किए। ओके। साथ में तो आप एज ए प्रोड्यूसर आए। फिर बाद में एक मूवी प्रोड्यूस की। वो मूवी समहाउ इतनी अच्छी नहीं चली, उसकी वजह से काफ़ी लॉसेस हुए। लेकिन हाँ,
जब मैं मूवी प्रोड्यूस भी कर रहा था, जब मैं जॉब भी करता था, मेरे दिमाग में शुरू से एक चीज़ थी कि मैंने रियल एस्टेट में जाना है। वो मेरे दिमाग में सन 2005 से क्लियर थी। अब मैं कब जाता हूँ ये बाद में समय बताएगा। बट सर मैं आपको थोड़ा सा रियल एस्टेट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपने मूवीज़ की बात की, तो क्या आप बताना चाहेंगे कौन सी मूवी थी जिसमें आपने वो काम किया? एक आज से 6 साल पहले मूवी आई थी दुश्मन, पंजाबी मूवी थी, जिसमें महेश भट्ट साहब फर्स्ट टाइम पंजाबी मूवी में आ रहे थे। ओके। ठीक है, तो हमारी मूवी पंजाब में ही शूट हुई थी, पंजाब के ही आर्टिस्ट थे जी। पर आप जैसे आप समझते हैं हर जगह कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है। मूवी में भी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हुई जिसकी वजह से समहाउ मूवी नहीं चली। नहीं चली, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान किया। फिर मूवी से मैंने सोचा कि चलो, होता है कि देखिए आप जब जॉब छोड़ते तो कहीं ना कहीं अपना किस्मत आजमाते हैं कि चलो यहाँ करके देख ले, यहाँ करके देख ले। जब कहीं नहीं होता है तो आप कहीं दूसरी जगह जाते हो। तो फिर मेरे को लगा कि शायद मूवी प्रोडक्शन लाइन मेरे लिए नहीं बनी है जी। ठीक है, फिर इतना नुकसान होने के बाद तो सर मतलब ये लग सकता है। बिल्कुल। बट यहाँ पर मेरे अंदर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था कि आपने कहा कि आपने जॉब छोड़ी एंड आप मूवी की तरफ गए जी, जो कि एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि एक जॉब छोड़ने के बाद भी इतनी फंडिंग हो रहा है। क्योंकि आप एज ए प्रोड्यूसर इंट्रोड्यूस हुए थे, अगर आप एज ए एक्टर आते तो भी मैं समझता कि शौक के तौर पे इंसान जाता है जी, बट एज ए प्रोड्यूसर आना, उसमें फंडिंग लगाना, उसके बाद लॉस होना, तो प्रकाश जी ऐसा था कि पीछे से हम लोग बहुत अच्छे घर से हैं जी, तो मेरे फादर बिजनेस में थे जी, बिजनेस में थे, तो ऐसा फाइनेंशियली कभी कोई दिक्कत थी नहीं जी। जॉब भी मैं अपनी चॉइस से करता था, अपनी मर्जी से करता था ठीक है, लेकिन एक सोच थी कि चलो नौकरी क्या है, आपको जॉब ना आपकी लाइफ में डिसिप्लिन सिखा देती है। बिल्कुल। जो आप अपने बिजनेस में कभी नहीं सीख सकते। बिल्कुल। आपको फंड मैनेजमेंट कैसे करना है वो आपको जॉब सिखाएगी, आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना वो आपको जॉब सिखा देती है, आपको टीम मैनेजमेंट कैसे करना वो जॉब सिखा देती है। ओके। तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ जो भी यंगस्टर हैं जी, कहीं ना कहीं 1 साल 2 साल जॉब करके जरूर देखिए और कोशिश करके कॉर्पोरेट में करके देखिए। कॉर्पोरेट आपको एक जिंदगी जीने का तरीका सिखा देता है कि आपने टाइम मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट कैसे करनी है। बिल्कुल। बल्कि आपने बहुत थोड़ी सी यूनिक बात बोली है, क्योंकि आजकल जो टाइम में मैं रील्स देख रहा हूँ या कुछ भी देख रहा हूँ, उसमें एक ही चीज़ की बात हो रही है कि यार ये गुलामी क्यों कर रहे हो तुम लोग, इसे छोड़ो, अपना बिजनेस स्टार्ट करो। बट आपने जो बोला बहुत अच्छी बात बोली कि आपने कहा कि वो एक्सपीरियंस आपके काम आता है। जब हम जॉब करते हैं तो काफ़ी ऐसी चीज़ें सीखते हैं, तो अगर हमें बिजनेस चलाना ताकि हम अपने एम्प्लॉय को भी उस तरह से ट्रीट कर पाएँ। मैं जॉब के बारे में हमेशा ये कहता था, जॉब एक ऐसी चीज़ है कि आप चीज़ें सीख रहे हैं किसी और के पैसे से जी, आप अपना पैसा लगा के चीज़ें नहीं सीख रहे हैं। बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है, जब आप उसमें कुछ गलतियां करते हैं, वो आप गलतियों को अपना जब बिजनेस शुरू करेंगे आप उस चीज़ को दिमाग में रखते हैं कि ये गलती की थी, इसका नुकसान ये हुआ था। अगर आप सीधे बिजनेस में उतरते हो और सीधे बिजनेस उतर के आपको सीधे लॉस होता है तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो कि मेरे से बिजनेस नहीं हो सकता जी। लेकिन उसके ऑपोजिट चीज़ें ये हैं जी कि आज की डेट में बंदा जब बिजनेस करने होता है तो सिर्फ सोच है बंदे की कि मैंने बिजनेस करना है, क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटेजी है, वो कोई नहीं सोचता। बिल्कुल बिल्कुल सर। एंड मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आपने कहा कि आपके फादर जो थे वो बिजनेसमैन थे, तो आपने ये नहीं सोचा कि मैं सेम बिजनेस आगे प्रोसीड करूं या उस पे काम नहीं जी, मेरे फादर का जो काम था, मेरे फादर PWD के कंस्ट्रक्शन थे तो वो रोड वर्क और इसका काम करते थे जी। मेरा समहाउ उसमें इंटरेस्ट नहीं था। मेरे को थोड़ा ये था कि रियल एस्टेट अपना बनाओ और बेचो वाला काम ज़्यादा समझ में आता था। अच्छा। तो मैंने इस फील्ड में तब स्पेंड। तो मतलब आपका पहले से ही फोकस था रियल एस्टेट वाले का? जी बिल्कुल जी। तो आप चलते हैं रियल एस्टेट के बारे में बताएं कि आप कैसे एंटर किया, आपने कैसे एज ए कैरियर उसको चूज़ किया है, तो क्या जर्नी रही उसके अराउंड आपकी? हमने 1 जुलाई 2019 को ये कंपनी फॉर्म की थी जिसका नाम है ब्लू स्कोर इंफ्रा। ओके। मैं और एक मेरे पार्टनर हैं राहुल जी, हम दोनों ने मिलकर कंपनी फॉर्म की थी। अगर हम ब्लू स्कोर इंफ्रा की फॉर्मेशन की बात करें, ब्लू स्कोर इंफ्रा हमने 6x8 के कैबिन से शुरू की थी, एक छोटे से। ओके ठीक है। आज 6x8 के कैबिन शुरू करके एक हमारा शोरूम का फ्लोर है जहाँ पे हमारे पास अपने 12 बंदों का स्टाफ है जी। ये मैं पिछले 5 साल की जर्नी बता रहा हूँ। हमने ये बिजनेस, अगर मैं बात करूं, अगर देखूं, अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, जब मैंने मूवी प्रोड्यूस की थी, जब घाटा हुआ था, तो आप समझ लो मैंने ये बिजनेस -1.5 करोड़ से शुरू किया था। फैक्ट है। -1.5 करोड़ से शुरू करके पहले वो 1.5 करोड़ की रिकवरी की, फिर सरप्लस आए, फिर और आगे बिजनेस एक्सपेंशन करते गए। लेकिन सोच एक ही थी जब हमने रियल एस्टेट का काम शुरू किया था कि रियल एस्टेट में आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मिसिंग है वो है कमिटमेंट।
कमिटमेंट। रियल एस्टेट में अगर प्रोफेशन हमारा बदनाम है, इसलिए बदनाम है कि लोग बोल देते हैं, करते नहीं हैं जी। लेकिन जब मैं और राहुल आए थे, राहुल खुद एक अपने रिक्रूटमेंट बैकग्राउंड से है, मैं खुद कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से हूँ, तो हमारी हमेशा सोच यही थी दोनों की कि कमिटमेंट जो भी करेंगे उसको फुलफिल करेंगे। तो यही रीज़न है आज की डेट में भी हम लोग जब कंपनी चूज करते हैं, किसी भी प्रमोटर किसी भी डेवलपर को बड़े चूजी हैं कि हम इसके साथ काम करेंगे, इसके साथ नहीं करेंगे। चाहे कोई हमारे पास क्लाइंट आए कहे जी मेरे को यहाँ दिला दो और हम नहीं करते काम, मना कर देते हैं जी हम लोग नहीं करते काम, जी आप दे दो, आप ले सकते हैं कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ से जी। तो मैं इस चीज़ के भी आऊँगा कि आप जो सिलेक्शन आपने बोली कि आप प्रॉपर्टी सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आप देखते हैं उन प्रॉपर्टीज़ में कि आपको लगता है कि हाँ इसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने क्लाइंट को ये दिलवा सकते हैं? देखो जी, कुछ चीज़ें तो बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, सबको देखनी चाहिए, चाहे वो क्लाइंट हो चाहे कोई बंदा रियल एस्टेट का काम शुरू कर रहा हो। ठीक है। पहली चीज़ देखे जी कि जो डेवलपर है उसके प्रीवियस डिलीवर्ड प्रोजेक्ट क्या है। ओके। और उन्होंने जो प्रीवियस डिलीवर्ड प्रोजेक्ट किया वहाँ पे क्लाइंट्स के क्या फीडबैक हैं जी। ठीक है जी। क्या डेवलपर की लैंड खुद की है, कंस्ट्रक्शन इन हाउस है या आउटसोर्स है। आज के समय में क्या हो गया जी, ज़मीन किसी की, कंस्ट्रक्शन कोई कर रहा है, बेच कोई रहा, तो एक तरीके से डेवलपर नहीं है, वो मार्केटिंग एजेंसी है। ओके। मेरे नज़र में रियल एस्टेट एक्चुअल डेवलपर वो है जो कि इन हाउस लैंड खुद की हो, सेल्स खुद की हो। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हर बंदा नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्शन आउटसोर्स कर दे, पर 3 पैरामीटर्स में 2 पैरामीटर तो खुद के होने चाहिए। बिल्कुल। तभी आप एक अच्छे रियल एस्टेट डेवलपर। अदरवाइज तो आप एक मार्केटिंग एजेंसी हो कि आपने एक चीज़ यहाँ से उठाई, एक चीज़ यहाँ से उठाई और बेच आप रहे हो, वो तो फिर आप और मैं भी कर सकते हैं जी। बिल्कुल, मैं एग्जैक्टली यही बोलने वाला था कि ये कोई भी कर सकता है, बट इससे हमें समझ में आ गया कि आप क्या चीज़ें वो देखते हैं एक बिल्डर में एंड एक ब्रांड में, कि ताकि आप उसको अपने पैनल में ला पाएँ। तो सर मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगा कि जब स्टार्टिंग किया, क्योंकि रियल एस्टेट में एंटर करना एज ए रियल एस्टेट एजेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मार्केट में है कि ये ट्रस्ट करने लायक नहीं है, इन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और ऐसी फील्ड में आके ट्रस्ट बिल्डअप करना स्टार्टिंग लेवल पे, तो कैसे वो इनिशियल लेवल पे आपके लिए कैसा था, कि मुश्किल रहा या फिर आपके पास एक कुछ सोर्सेज थे, कुछ माइंड था, या पहले से एक आपके पास प्लान था? जी देखिए, पहले से प्लान तो यही था कि हमने जो भी सेल करनी है बिल्कुल साफ़ सुथरी सेल करनी है, ट्रांसपेरेंट डील करो, जिसमें कभी किसी को ऐसा ना लगे कि जी सेल होने बाद कि मैंने चीट किया उसको। मैं आपके साथ अपना इंस्टेंस शेयर करता हूँ। जब मैंने फर्स्ट सेल की थी जी, मेरी फर्स्ट सेल जीरकपुर में ही हुई थी, और वो फर्स्ट सेल रीसेल का डील थी, फ्रेश डील नहीं की थी हमने, किसी बिल्डर डील नहीं की थी, रीसेल की डील थी, जहाँ पे जी क्लाइंट जो है उसकी जो वैल्यू वाइज एक्सपेक्टेशन थी वो 42 लाख रुपए की थी, और जो बायर था उसकी वैल्यू वाइज एक्सपेक्टेशन थी कि 46-47 लाख की यूनिट मिल जाए वहाँ पे। ठीक है। हमने सेलर से एक ही चीज़ कहा जी हम आपसे 2% चार्ज करेंगे, और बायर से कहा जी हम आपको 1% चार्ज करेंगे, लेकिन डील आपकी आमने सामने बैठ के कराएंगे। ओके। और जो क्लाइंट था उसको पैसे भी जल्दी चाहिए थे, तो मैंने क्या किया जी, मैंने उन क्लाइंट बायर और सेलर का आमने सामने बैठा दिया। जो बायर है उसको 4 लाख रुपए डील सस्ती मिल गई, जो सेलर था उसको इमीडिएट पेमेंट मिल गई। ओके। अदरवाइज लोग इस फील्ड में क्यों ज़्यादा बदनाम है, लोग इसलिए ज़्यादा बदनाम करते हैं, लेट से आप इसी डील को हम दूसरे तरीके से देख लें कि 42 लाख की डील मैं बुक करता और 46 लाख की बेच देता जी, तो 4 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाता। मैंने 4 लाख की जगह प्रॉफिट 1.25 लाख रुपए कमाया जी। लेकिन वो 1.25 लाख के प्रॉफिट का मेरे को रिजल्ट क्या मिला, वो दोनों क्लाइंट का मेरे ऊपर ट्रस्ट आया, ट्रस्ट बिल्टअप हुआ और उस क्लाइंट ने 6 महीने के अंदर हमको 3 करोड़ रुपए की सेलें और दी। सेम क्लाइंट? हाँ, सेम क्लाइंट ने 3 करोड़ रुपए के यूनिट और लिए। तो ये ट्रस्ट बनाने में आपको टाइम लगता है जी। रियल एस्टेट कोई, आज के समय में लोग रियल एस्टेट में सोचते हैं कि आए और पैसा कमा लेंगे, रियल एस्टेट कोई शॉर्टकट नहीं है जी। रियल एस्टेट में आपको धीरे 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 करके आगे बढ़ते रहना है, चलते रहना है, ट्रस्ट बिल्टअप करते रहना है। ये चीज़ इंश्योर करो कि आप अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं करो। मेरा तो आज भी ये बिलीव है कि क्लाइंट का पैसा ये सोच के लगाओ कि आप अपना पैसा लगा रहे हो। बिल्कुल। बट सर यहाँ पर जैसा आपने बताया कि आपने बिल्कुल अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को बिल्डर के सामने, सेलर और बायर को आमने सामने कर दिया। बट यहाँ एक सवाल भी तो आता है कि अगर जब वो आपस में एक दूसरे से मिल ही चुके हैं तो आपको बीच में क्यों रखेंगे? हो सकता है कि वो आपको भी सरपास कर जाए या फिर आपको ओवर क्रॉस करके वो डायरेक्ट डील कर ले। आप एक चीज़ समझिए सर प्रकाश जी, अगर बायर और सेलर एक दूसरे से मिल भी लिया तब भी एक दूसरे के लिए तो अनजाने हैं ना। उन दोनों के बीच की कड़ी मैं हूँ।
जब तक डील पूरी तरह से थ्रू नहीं हो जाती, जब तक पूरी तरह से पेमेंट का ट्रांजैक्शन थ्रू नहीं हो जाता, मेरा रोल पूरा है। रजिस्ट्री भी मैंने करवा के देनी है, एग्रीमेंट्स भी मैंने बनवा के देने हैं, पेमेंट भी सारी मैंने मोबिलाइज करानी है और मैंने उनको कंफर्म करना कब का पेमेंट आनी है जी। सबसे बड़ी बात, बायर सेलर एक दूसरे को कभी भी नहीं जानते, तो उनको मिलवाने वाला तो मैं था ना। बिल्कुल। तो वो एक तरीके से वो मेरी मेहनत है जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर बायर बाजार में प्रॉपर्टी ढूंढने जाएगा उसको नहीं पता कहाँ क्या है, वो तो मेरे को पता था ना कहाँ क्या प्रॉपर्टी, हमने इस हिसाब से पेश किया। बिल्कुल। अब सर आपने जैसे बताया, आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, आपने अपनी कंपनी के बारे में बताया ब्लू स्क्रीन इंफ्रा, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज के टाइम में अगर हम देखें रियल एस्टेट के बारे में बात करें, तो आपको क्या लगता है कि रियल एस्टेट किस तरीके से और किस तरफ ग्रोथ कर रहा है, उसका फ्यूचर क्या है? देखिए जी, प्रॉपर्टी हो, शेयर मार्केट हो और इंसान हो जी, ऊपर ही जाना उसने, नीचे नहीं आना कभी। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये फैक्ट है जी। ये अगर इंसान मान ले तो बेटर है। अब ये होता है कोई आदमी 70 साल की उम्र जाता है, कोई 80 साल की उम्र जाता है, कोई 50 साल की उम्र जाता है। हाँ। तो ऐसे ही प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी आपको 5 साल में रिटर्न दे जाती है, कोई 10 साल में देती है, कोई 15 साल में देती है, लेकिन आज तक संसार में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली मेरे को जिसने रिटर्न नहीं दी हो। समय लगता है, ठीक है, वो कहावत है ना कि हर आदमी का दिन आता है, तो वैसे ही हर प्रॉपर्टी का एक समय होता है। बट प्रॉपर्टी के बेस पे अगर देखा जाए, जैसे मैंने एक पॉडकास्ट पहले भी किया था, वो म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट थे, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ है कि जब आपको ज़रूरत पड़े तो सेम टाइम पे आप बेच नहीं सकते, और जो बाकी एसेट्स हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए या फिर आपके गोल्ड हो गए, वो आप कहीं ना कहीं बेच के तुरंत पैसा लेके अपने उस टाइम के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे को आप ये बताएं कि जो माइंडसेट होना चाहिए प्रॉपर्टी खरीदते वो क्या होना चाहिए उस टाइम? देखिए जी, आजकल लोगों की सोच पता क्या है, सस्ती प्रॉपर्टी ले लो। बिल्कुल। प्रॉपर्टी सस्ती नहीं लो कभी भी, प्रॉपर्टी अच्छी लोकेशन की लो जी। अच्छी लोकेशन का बायर हमेशा खड़ा है जी, हमेशा खड़ा है, आप जब चाहे बेच लोगे। लेकिन अगर आप इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आज आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए जी, तो आप सबसे पहले क्या बेचोगे? सबसे पहले गोल्ड खाली बेचोगे, म्यूचुअल फंड खाली को, क्या प्रॉपर्टी खड़े खड़े बेच लोगे? नहीं, बिल्कुल। तो अगर आप देखा तो रहे कि प्रॉपर्टी एक तरीके से फोर्सफुल इन्वेस्टमेंट है। हाँ, फैक्ट। अगर हम बात करें आपके बड़े बुजुर्गों ने जिन्होंने प्रॉपर्टी ली थी, आज उनको आप थैंक यू कहते हो जी, हमारे दादाजी ने 1000 रुपए का प्लॉट लिया था, आज ये प्लॉट 5 करोड़ का है। क्या उनको कभी ऐसी समस्याएं नहीं आई होंगी? बिल्कुल आई, पैसे चाहिए होंगे, बिल्कुल आई होगी। लेकिन उस टाइम उन्होंने जब समस्या आई तो उन्होंने गोल्ड और ये सब बेचना ज़्यादा बढ़िया सोचा प्रॉपर्टी के बजाय, क्योंकि प्रॉपर्टी बेचना आसान है, प्रॉपर्टी खरीदना मुश्किल है बहुत ज़्यादा। आप ये समझ लो, प्रॉपर्टी आप जब बेच रहे हो सस्ते में बेच रहे हो, क्योंकि उसके बाद उसने बढ़ना है, नीचे नहीं आना। तो आप मेरे को बताएं कि जैसे अगर हम मोहाली की बात करें, जो इस टाइम सबसे ग्रोइंग है, सबसे डेवलपिंग स्टेट इस टाइम है, तो मोहाली का क्या फ्यूचर रहने वाला है आने वाले टाइम में? मोहाली का फ्यूचर बहुत ब्राइट है जी। ओके। देखिए, अभी पहले कैसा होता, अभी तो इससे पहले सारा फोकस टियर 1 पे होता था जी, अब टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में ही फोकस होने लग गया है। अगर हम बात करें मोहाली की, मोहाली जो है पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली का सेंटर है। आप 250 किलोमीटर के रेडियस में चले जाओ, आप कहीं पहुंच जाओ। 250 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली है, 250 किलोमीटर भटिंडा है, 300-350 किलोमीटर मनाली है, 100 किलोमीटर शिमला है, 250 किलोमीटर आपका अमृतसर है जी। प्लस अभी जिस हिसाब से मोहाली को लेके फोकस है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया है, धीरे धीरे यहाँ फ्लाइटें भी आनी शुरू हो जाएंगी। आपका आईटी का हब बन रहा, इन्फोसिस का कैंपस ऑपरेशन हो रहा है। आप देखो, आपकी MIT यूनिवर्सिटी आ गई है, पलाक्षा यूनिवर्सिटी आ गई, तो धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है। तो वो चीज़ आपको ओवर द पीरियड टाइम बेनिफिट करेगी ही करेगी। मतलब देखा जाए कि डिमांड है, डिमांड बहुत है जी, बहुत है। तो आपके हिसाब से आपको लग रहा है कि मोहाली उन डिमांड को फुलफिल कर पा रहा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल कर पा रहा है। धीरे धीरे आप देखो, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर भी आता जा रहा है जी। तो जो लोग पहले पंजाब के लोग दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा रहते थे, बेंगलोर रहते थे, वो अब अपने घर वापस आ गए हैं। अब आज की डेट में पर कैपिटा इनकम भी अच्छी है, लोगों की अच्छी इनकम भी है, सैलरी भी अफोर्ड करती है, इसीलिए रेजिडेंशियल की डिमांड डे बाई डे बढ़ती जा रही है। आप पूरे मोहाली का, मैं कहता हूँ, आप पूरे पैन इंडिया कोई भी एक प्रोजेक्ट बता दो जो अच्छे बिल्डर ने बनाया हो, अच्छी कंस्ट्रक्शन की हो, वहाँ पे आपको रेडी टू मूव इन में एक फ्लैट मिल जाए। बिल्कुल सर, नहीं मिलेगा जी। तो बल्कि अगर हम इसकी बात करें तो जहाँ डिमांड होती है
जहाँ पे लोग ज़्यादा आ रहे होते हैं, जिनको रिक्वायरमेंट रहती है ऐसी जगहों पे, वहाँ पर ऐसे स्कैम्स भी बहुत होते हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो आप क्या बताना चाहेंगे कि उन स्कैम से कैसे बचना चाहिए हमें, या क्या चीज़ हमें वेरीफाई करनी चाहिए एक प्रॉपर्टी में? देखिए जी, सबसे पहले जो अब आप देखिए, आप हर बिल्डर पर डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको नहीं पता कि बिल्डर से क्या होता है। और मैं कहता हूँ लोग ना क्या करते हैं, लोग बचने की कोशिश करते हैं कि हम मिडिल मैन को बीच से हटा दें जी, ठीक है, या रियल एस्टेट ब्रोकर को बीच से हटा दें। इसका आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं, नुकसान ही होता है। मैं आपको इसका कैसे बता सकते हैं। एक आपने प्रॉपर्टी ली जी, आपने डायरेक्ट बिल्डर से ले ली, बिल्डर के एक सेल्स पर्सन ने आपको प्रॉपर्टी समझाई, आपने उसकी प्रॉपर्टी समझी और प्रॉपर्टी परचेज कर ली। आपको बेचते समय उन्होंने 10 चीज़ें कमिट कर दी, ये हो जाएगी। अब सेल्स पर्सन तो एक एम्प्लॉय है, ठीक है, वो आज यहाँ है, परसों किसी और कंपनी में, तीसरे दिन किसी और कंपनी में। अब आपको जब पोजीशन का टाइम आया और आपको दिक्कतें आई, तो आप बिल्डर के ऑफिस जाओगे, वो तो बिल्डर कहेगा जी आपने तो इनसे प्रॉपर्टी ली थी, हमारे पास तो बंदा है ही नहीं, ये कमिट किया ना, हमारे पास ये अपडेटेड है। इसमें गलती बिल्डर की भी नहीं है, इसमें जो गलती है वो है जो बीच में आपके पास उनका कंपनी एम्प्लॉय था, उसने गलत कमिट किया, बिल्डर ने गलत कमिट नहीं किया। बिल्डर जो कमिट कर रहा था वो डिलीवर कर रहा है आपको। बिल्कुल। अब इसमें मिडिल मैन आपको क्यों चाहिए? मिडिल मैन वो आदमी है जो आपकी सारी बातें, जो आपको वही बोलेगा जो मिल सकता है बिल्डर से, हर चीज़ में हाँ नहीं करेगा। बिल्कुल। अगर वो आपको हाँ नहीं कर रहा है तो आपकी जो चीज़ें वो सारी रिटर्न डाउन करा के देगा। लोग क्यों मिडिल मैन को काटते हैं? सिर्फ ये होता है कि उसको 1% ब्रोकरेज ना देनी पड़ जाए, लेकिन वो 1% ब्रोकरेज आपको 1 करोड़ रुपए बचा सकती है जी। उदाहरण के तौर पे जी, आपने एक प्रॉपर्टी ली जी, आपने प्रॉपर्टी ने बोल दिया जी मेरे को फॉल सीलिंग करवा के देना है, मेरे को आप लाइटें लगवा के दोगे, तो जो सेल वाला उस टाइम तो बोल देगा हाँ 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 हाँ, और आप और मैं एग्रीमेंट पूरा पढ़ते नहीं है, ठीक है, हमने एग्रीमेंट पढ़ा नहीं, साइन करके दे दिया, कोई नहीं पढ़ता, ठीक है जी। अब जब पोजीशन की बारी आया तो आप बिल्डर्स बोले जी मेरे को तो फॉल सीलिंग बोली थी और लाइटें लगवाने की बोली थी, तो अब आप बिल्डर बोले जी हमारे पे तो लिखा ही नहीं कहीं पे, टर्म एंड कंडीशन में लिखा ही नहीं कहीं पे। अब आप वो मिडिल मैन क्या करेगा, वो चीज़ उसको इंश्योर करेगा, वो चीज़ लिखी जाए उसमें, बिल्कुल, कि ये चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी, जो चीज़ लिखत में हो गई वो कंफर्म है कि होगी। तो क्या कोई ऐसी गवर्नमेंट बॉडी बनी है जो इस पे नज़र रखती है? अभी आपने रिसेंटली सुना 2015-16 के आसपास रेरा आया था जी, रेरा आया था, रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट है इसमें। अब क्या हुआ, इससे पहले कैसा होता था, बिल्डर अपनी मनमानी से चीजें करते थे जी, कि जो, और बिल्डर कभी भी एग्रीमेंट अपने फेवर का बनाता था, चैनल क्लाइंट के फेवर का नहीं बनाता था। जब से रेरा आया है अब बिल्डर के लिए मैंडेटरी हो गया है कि वो जो है रेरा से वैट कराएगा एग्रीमेंट। ओके, मैं आपको इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दे, जब रेरा आया था लोगों को लगा था कुछ भी नहीं है, ये आपको मैं धीरे धीरे बताता हूँ। जब आज से 2004-05 में टेलीकॉम में ट्राई आया था, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, तब किसी भी टेलीकॉम कंपनी को ये नहीं था कि हमको इतना टाइट किया जाएगा। लेकिन आज की डेट में अगर एक टेलीकॉम कंपनी ने छींक भी मारनी है ना तो ट्राई से पूछ के मारनी पड़ती है। तो आप ओवर द पीरियड टाइम आप देखिएगा, आप जैसे जैसे रेरा को लूप पोल समझ में आते जाएंगे उसको टाइट करता जाएगा। आप ओवर द पीरियड टाइम देखिएगा, आपको इतना बेनिफिट होगा, जो बिल्डर कह रहा है वही रेरा पे अपडेटेड होगा। अब रेरा आपको कैसे बेनिफिट करता है जी? रेरा कहता है जी कि आप अपनी जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आपके पास राइट है अपना एग्रीमेंट रजिस्टर्ड करिए, रेरा कहता है। ओके, जब आप एग्रीमेंट रजिस्टर्ड करा रहे हो, सब कुछ वहां पे जो रेरा के अकॉर्डिंग उन्होंने बिल्डर ने प्लान में सबमिट किया है वो वहां पे होना चाहिए। ठीक है, तो इससे बेनिफिट किसको हो रहा है? कस्टमर को हो रहा है या कस्टमर और बिल्डर दोनों को बेनिफिट हो रहा है, लेकिन इसमें ज्यादा बेनिफिट कस्टमर को, कस्टमर ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है। तो सर मैंने एक चीज़ और सुनी है कि जो रियल एस्टेट एजेंट होते हैं उनको भी एक रेरा नंबर प्रोवाइड किया जाता है। बिल्कुल जी। तो उसका क्या क्वालिफाई करना पड़ता है, क्या उसके पॉइंट्स हैं जो एक एजेंट्स को क्लियर करने पड़ते हैं, उसके बेनिफिट्स के? देखिए जी, रेरा नंबर आज की डेट में जो भी बंदा रियल एस्टेट कर रहा है, चाहे वो बिल्डर हो चाहे वो एजेंट हो, उसको लेना मैंडेटरी है जी। उसका रीज़न बताते हैं क्यों। पिछले 5-7 सालों में ऐसा हुआ है जी, हर बंदा रियल एस्टेट का एजेंट बन गया जी। बिल्कुल, रियल एस्टेट, आपका कोई रिश्तेदार आया, ठीक है जी, आपने प्रॉपर्टी ली थी, आपका रिश्तेदार रियल एस्टेट ब्रोकर बन के बिल्डर पास चला गया। बिल्डर की भी गलती नहीं है जी। आप चले गए जी, मेरे रिश्तेदार ने प्रॉपर्टी ली, आप मेरे को ब्रोकरेज क्या देते हो? बिल्डर ने कहा जी आप मेरे से 2% ले लो जी, आप डील करा दो। बिल्डर लड़के ने, बंदे ने डील करा दी। अब इसको रेरा लाने का, रेरा की सोच क्या है? रेरा की जो सोच है, रेरा नंबर लाने के पीछे एजेंट्स की, इसके बाद लोगों की अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। ओके, हर आदमी अब रियल एस्टेट नहीं बेच सकता। ठीक है, रियल एस्टेट नहीं बेच सकता क्योंकि बेचने के बाद अगर कल को बिल्डर का प्रोजेक्ट डिले होता है या कुछ भी दिक्कतें आती हैं
तो पेनल्टी के लिए हकदार वो रियल एस्टेट एजेंट भी है जिसने दिलाई थी प्रोजेक्ट। क्योंकि रियल एस्टेट एजेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बिल्डर का क्रॉस चेक करे, ठीक है, कि बिल्डर सेफ एंड साउंड है नहीं है फाइनेंशियली, और डिलीवरी कर सकता नहीं कर सकता, सिर्फ अपनी ब्रोकरेज के बारे में ना सोचे। तभी से रेरा ने अब रेरा ने हर जगह आप देखो मैंडेट कर दिया कि आपने एग्रीमेंट भी रजिस्टर्ड करना है। जब एग्रीमेंट रजिस्टर्ड करोगे तो रियल एस्टेट ब्रोकरेज की भी डिटेल जाएगी, सब कुछ जाएगा। बिल्कुल। तो आपकी अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी कि क्लाइंट को जो आप चीज़ दे रहे हो वो सही है, और वो कभी उसके गलत ना हो उस क्लाइंट के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपने जैसे पीछे बात की थी कि वर्क फ्रॉम होम, उससे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि कोविड ने काफ़ी कुछ इफ़ेक्ट किया है, हालांकि हर एक इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट किया है। तो आपके अकॉर्डिंग रियल एस्टेट में बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड क्या इम्पैक्ट हुआ है? बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड का सिर्फ आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जी। एरो सिटी बिफोर कोविड 30-35 हज़ार रुपये गज में बिकता था। एरो सिटी मोहाली आज की रेट में लाख सवा लाख रुपए गज है जी। ठीक है। और समय आएगा ये 2 लाख रुपए भी लग जाएगा। और ऐसा क्यों? मतलब क्या सही एप्रिसिएशन है या फेक एप्रिसिएशन? नहीं, ये बिल्कुल सही एप्रिसिएशन है। देखिए जी, ऐसा होता है कि जब एरो सिटी लॉन्च हुआ तो 11,000 रुपये गज में लॉन्च हुआ था। अच्छा, ठीक है जी। उसके बाद धीरे धीरे रेट बढ़े, लेकिन 10 साल में एरो सिटी ने वो जो 11,000 की जर्नी है सिर्फ 30-35 हज़ार तक ट्रेवल की। ओके। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि जी हर प्रॉपर्टी का टाइम आता है, एक समय के बाद वो प्रॉपर्टी बूम करती है। तो जब वहाँ पे एरो सिटी जब शुरू हुई तो 11,000 पे हुई थी, 30-35 हज़ार रुपये तक ये 2020 तक थी। 2020 के बाद ऐसी एरो सिटी में प्रॉपर्टी में प्राइस हाइक हुई कि आज लाख सवा लाख रुपए गज में भी अच्छी लोकेशन का प्लॉट नहीं मिलता आपको। ठीक है। और रीज़न यही डिमांड वर्सेस सप्लाई जी। डिमांड बढ़ती जा रही है। आपने एक चीज़ और देखी होगी, कोविड के बाद बड़े घरों की डिमांड बढ़ गई है। अच्छा, हाँ, सेपरेट। हाँ, रीजन ये था, अब जैसे वर्क फ्रॉम होम हो गया, अब आप अपने बेडरूम में बैठ के तो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते ना। बिल्कुल। तो एक कमरा एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है। तो बड़े घरों की डिमांड बहुत बढ़ गई। अगर हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें पिछले 4-5 साल में कोविड के बाद से, सो पहले 2 BHK 3 BHK की डिमांड बहुत आती थी। अब 3+1 और 4+1 की डिमांड ज़्यादा आने लग गई है। ठीक है। क्योंकि हर बंदा चाहता है एक कमरा मेरे को वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से मिल जाए। ठीक है। तो सर हम ये कह सकते हैं बेसिकली कि आफ्टर कोविड जैसे डिमांड बढ़ी है प्रॉपर्टीज़ को लेके, और उसका फिर हाइक देखने को मिला है प्रॉपर्टी में। तो सर अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर हम रियल एस्टेट वर्ल्ड की बात करें, अगर वर्ल्ड की बात करते हैं तो इस टाइम दुबई के बारे में बहुत बातें हो रही हैं जी। तो आपको क्या लगता है कि अगर एक इन्वेस्टर को इंडिया में इन्वेस्ट करना हो या फिर उसको दुबई में इन्वेस्ट करना हो तो सबसे बेस्ट प्लेस कौन सी है उसके लिए इन्वेस्टमेंट पर्पज से? जी, ये डिपेंड करता है आपकी सोच क्या है। ठीक है। हमारी कंपनी दुबई में भी काम करती है, ठीक है, इंडिया में भी काम करती है। देखिए, दुबई में अगर आपने रेंटल हाई लेने हैं, ठीक है, हायर रेंटल पे जाना, 10%, 11%, 12%, 14-15% एनुअल रेंटल पे जाना, तो आप दुबई जाइए। ओके, ठीक है जी। प्रॉपर्टी ग्रोथ अगर देखें दुबई की तो बड़ी सिंपल सी है कि अगर आपने कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ली है, ठीक है, आपने एग्जांपल के तौर पे 1 मिलियन दिरहम की एक प्रॉपर्टी ली है, ठीक है, तो जब तक उसका पोजीशन आएगा वो लगभग आपकी 1.8 मिलियन दिरहम की हो जाएगी, या 1.5-1.6 मिलियन दिरहम की हो जाएगी। 1.5 से 1.8 मिलियन दिरहम के बीच की प्रॉपर्टी हो जाती है, ये ग्रोथ आती है। ठीक है। इतनी ये ग्रोथ तो इंडिया में भी मिल जाएगी आपको। ओके, इससे ज़्यादा भी मिल जाती है। क्योंकि जब आप दुबई में प्रॉपर्टी लेते हो या इंडिया में लेते हो, जब आप किसी भी प्रॉपर्टी के, जब आप देख लो रेरा आता है जो उस दिन का रेट होता है जी, और जब प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट डिलीवर्ड होता है उसके रेट में ऑलमोस्ट लगभग 80% की ग्रोथ आती है। हम लोगों ने ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जब रेरा के टाइम पे 5,000 रुपये स्क्वायर फीट में बेचने शुरू किए थे, आज वो प्रोडक्ट 8200-8400 रुपये स्क्वायर फीट में बिक रहे हैं। ठीक है। और अभी भी उसकी पोजीशन में 1-1.5 साल पड़ा है। वो हम लोग क्या देख रहे हैं, जब तक पोजीशन आएगा 9,000 के आसपास आ जाएगा, तो अगर हम उसकी कैलकुलेशन हिसाब से 80% ग्रोथ आ गई। इतनी ग्रोथ दुबई में भी आती है। ठीक है। लेकिन दुबई में क्या है, लोग क्यों जाते हैं दुबई में? आपकी जितनी इनकम वो टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री। तो अगर वहाँ पे आप प्रॉपर्टी 12% 15% रेंट पे चढ़ा देते हो और रेंट वहाँ के अकाउंट में आएगा, जब आप वहाँ प्रॉपर्टी लेते हो तो आपको वहाँ पे एक एमिरेट्स ID मिल जाती है। ठीक है।
तो वहाँ के बेस पे आपको उसके बेस पे आपका अकाउंट खुल जाता है। बेसिकली ये आईडी क्या हेल्प करती है? सिटीजनशिप आ जाती है। आप परमानेंट सिटीजन नहीं हो सकते, वहाँ पे वोट नहीं कर सकते, पर हाँ आपके एमिरेती आईडी आ जाती है। एमिरेट्स आईडी के बेस पे आपके ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हो आप वहाँ पे। ठीक है जी, आप वहाँ पे अकाउंट खोल सकते हो, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट खोलने के बाद वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि जी आपका जो रेंट है वहीं आएगा, रेंट आपका टैक्स फ्री है। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, दुबई में जो है रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में 50% लोन हो जाता है। ओके। आज अगर इंडिया की लोन रेट्स की बात करें, इंडिया में 8.6%, 8.7% के आसपास लोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। दुबई वही चीज़ 4% की आती है। और ऐसा बिकॉज ऑफ टैक्स की वजह से, प्लस वहाँ पे गवर्नमेंट अपने रूल्स हैं। तो अभी फ़िलहाल में ही इंडिया में मैंने एक जगह के बारे में सुना जिसका नाम है धुलेरा जी, और बताया जा रहा है कि वो सिटी बहुत प्लान्ड है एंड वो सिंगापुर से भी काफ़ी बड़ी है जी, जो कि मे बी शायद 900 समथिंग किलोमीटर के अराउंड में है। तो आपको क्या लगता है कि धुलेरा में वो जो प्लानिंग की जा रही है वो क्या वैसी ही प्लानिंग है जैसा हमें दिखाया जा रहा है? देखिए जी, मैं ये मानता हूँ कहीं भी आपने इन्वेस्टमेंट करना हो ना तो सबसे पहले वो जगह देख के आइए। ठीक है, मैंने आपको क्यों कहा जी देख के आइए और इन्वेस्ट करिए जी। ऐसा है जी, कई बार क्या होता है हमारे हिंदुस्तान में ये चीज़ें भेड़ चाल, बिल्कुल, कि सब वहाँ जा रहे, चलो 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 चलो, कोई सोचता नहीं कि क्यों जा रहे हैं। मैं अच्छा इन्वेस्टर वो है जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी सारी फाइनेंशियल कैलकुलेशन और अपनी सारी जितने डाउट से क्लियर कर ले कि मैं यहाँ पैसा लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ और इसका आउटपुट क्या लेना चाहता हूँ। ठीक है। ऐसा ना, धुलेरा तो देखो जी गवर्नमेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट है। गवर्नमेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट है तो गवर्नमेंट सक्सेसफुल तो कराएगी इसको, बिल्कुल। लेकिन ऐसा ना हो कि आप धुलेरा के नाम पे आजू बाजू में जगह ले लो। ओके, ऐसा हो रहा है आपके अकॉर्डिंग? हो रहा है जी, आजू बाजू में लोग लेके वहाँ बेच रहे हैं, 1-1, 2-2 एकड़, 3-3 एकड़ के लेके वहाँ पे लैंड काट के बेची जा रहे हैं। ऐसा ना कल को आप फंस जाओ वहाँ पे। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि धुलेरा के नाम पे स्कैम हो रहा है इस टाइप का, कि जो प्रॉपरली धुलेरा के अंदर प्रॉपर्टी ना देते हो बाहर दे रहे हैं, आजू बाजू में दे रहे हैं। बिल्कुल जी। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से आप बार बार ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आप जाइए और देख के आइए। बिल्कुल जी, कहीं आपने 50 लाख लगाना, आपका 10,000 रुपये आने जाने में खर्चा आएगा जी, करके आओ, बिल्कुल देख के आनी चाहिए। धुलेरा के आप कहीं भी इन्वेस्ट करो, जाके देख के आओ, जहाँ आप इतने पैसे लगा रहे हो कम से कम देखो तो सही कहाँ लगा रहे हो पैसे, पता तो होना चाहिए ना आपका पैसा कहाँ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है और वो चाहता है कि उसको एक अच्छी एप्रिसिएशन मिले, अगर वो इंडिया में कहीं कर रहा है, तो आपके हिसाब से कौन सी वो जगह है, कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करे ताकि वो अच्छी एप्रिसिएशन कमा पाए? आज के समय में तो आप Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में पैसा लगाओ। ठीक है, जहाँ पे एप्रिसिएशन आ रही है। अब आप देखो पहले के समय में जितने बड़े ब्रांड होते थे वो Tier 1 सिटीज़ में ही सारे कंस्ट्रक्शन सारे प्रोजेक्ट्स लाते थे। अब Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में भी आ गई है। देखो जी, धीरे धीरे लैंड खत्म होती जा रही, कम होती जा रही है। बिल्कुल सर। तो अब लैंड जब कम होगी तो लोग फ्लैट्स लाएंगे। तो फ्लैट्स लाएंगे तो बट ऑब्वियस है वहाँ पे बड़े प्लेयर्स भी आएंगे, बड़े मार्केट के प्लेयर आएंगे। तो आप Tier 2 Tier 3 सिटी में इन्वेस्टेड रहो। सबसे बड़ी बात आज के समय में ना हमारे अंदर एक चीज़ नहीं, वो है पेशेंस। इंसान ये सोचता है कि मैंने आज 50 लाख लगा दिए, मेरे ये 1 करोड़ रुपए 1 साल में हो जाओ। पहली बात तो सर इन्वेस्टर को ये चीज़ समझना पड़ेगा, आपने सट्टे में पैसा नहीं लगाया जी, आपने प्रॉपर्टी में पैसा लगाया है। प्रॉपर्टी धीरे धीरे अपने पेस से ग्रो करती है जी। बिल्कुल, आप ये मान के चलो जो भी चीज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रो की है ना, वो ओवर द पीरियड टाइम नीचे भी आई है। हाँ बिल्कुल, चाहे रियल एस्टेट में भी क्यों ना हो। हमने पिछले समय में कभी देखा था कि प्रॉपर्टी की प्राइस बहुत इन्फ्लेटेड प्राइस ऊपर ले गए थे, लेकिन जब आप इन्फ्लेटेड प्राइस आप आर्टिफिशियल लेके जाओगे ना, वो करेक्शन आएगी ही आएगी। बिल्कुल, आर्टिफिशियल चीज़ टिक नहीं सकती मार्केट में कभी भी। ठीक है, और आर्टिफिशियल जो चीज़ है आप बता रहे हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कैसे? जैसे क्या आर्टिफिशियल चीज़ ऐसे जी, जैसे ये ज़मीन का भाव जी 10,000 रुपये है। ठीक है, हम 10 लोगों ने मिलके आपस में ज़मीन का भाव 15,000 रुपये ले गए। ठीक है, पर हकीकत के हिसाब से ज़मीन का भाव 11,000 रुपये के आसपास ही मूव हो रहा था। ठीक है, एक्चुअल में तो मतलब तो आपने 15,000 में तो बेच दिया, जिसने लिया वो फंस गया। ठीक है, तो इन्फ्लेटेड प्राइस में पैसा ना लगाए तो बेटर है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, समझे चीज़ों को कि क्या वाकई में इतने प्राइस हैं, तब पैसा लगाएं।
अगर आपकी कंपनी की बात करें तो आपने आज तक जो आपने कस्टमर्स को प्रॉपर्टी दिलाई है, तो आपका क्या लगता है कि सबसे मैक्सिमम अप्रिसिएशन आपने कितनी दिलाई उनको? जी, सबसे मैक्सिमम अप्रिसिएशन आई थी 2021-22 के दौर में, जब कोविड ओवर हुआ है। ओके। तब हमने प्री लॉन्च में क्लाइंट्स को अपने 100% की भी रिटर्न दिखाई है। 100% रिटर्न। अगर किसी ने 28 लाख लगाया है तो 28 लाख रुपए कमाए हैं, 50 लगाए तो 50 और टाइम मतलब साल भर के टाइम में। जी, वो समय ऐसा था जब प्रॉपर्टी का कहीं पे कोई ब्रेक ही नहीं लग रही थी। ओके। वन साइडेड प्रॉपर्टी जा रही थी। लेकिन वो समय आज नहीं है जी, ये मान। अच्छा, अगर कोई फर्क आया? बिल्कुल फर्क आया जी। अगर इन्वेस्टर ये सोचे कि मैं सिर्फ 2021 वाले दौर से पैसा निकाल, नहीं, एवरेज जो प्रॉपर्टी आज की रेट में मूव करती है वो 20 से 25% की रेट में मूव करती है, जो कि बहुत अच्छी है। अगर हम बात करें एफडी की, एफडी 7-7.5% पे है। म्यूचुअल फंड की ग्रोथ आपकी 15% के आसपास होगी, 12 से 15% ब्लू चिप का है, और 18 से 20% के आसपास आपका मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का है, इससे ज़्यादा नहीं। अब हम बात करते हैं, कई लोग ना कंपैरिजन करते हैं जी कि पैसा म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए या प्रॉपर्टी में लगाना चाहिए। मैं कहता हूँ सब जगह पैसा लगाओ, एक जगह कहीं पे भी पैसा लगा के मत रखो। ठीक है। प्रॉपर्टी के लिए एक चीज़ आप मान के चलो जी, मैं हमेशा कहता हूँ शेयर कैन बी जीरो, प्रॉपर्टी कैन नॉट बी जीरो। फैक्ट है। हमने पिछले से कुछ समय में ऐसे शेयर भी देखे जो 400-400 रुपए के थे और 4 रुपए के भी रह गए, 1 रुपए रह गए। लेकिन प्रॉपर्टी 1 करोड़ की 1 करोड़ में टिकी रहेगी, बिल्कुल, वो नीचे नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ा मार्केट सेंटीमेंट खराब हो गया तो 1 की 95 हो जाएगी, वो वापस ऊपर चली जाएगी। लेकिन कई बार शेयर जो है आपके 400 रुपए का अगर 2 रुपए हो गया, तो मैंने कभी 2 रुपए के शेयर को दोबारा 400 होते नहीं देखा अभी तक। बिल्कुल सर। एक इन्वेस्टमेंट के फील्ड में अगर इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं तो एक वर्ड जो है काफ़ी बार सामने आता है, हाउस फ्लिपिंग। तो आप बताना चाहेंगे हाउस फ्लिपिंग एक्चुअल में कैसे काम करती है, और अगर कोई हाउस फ्लिपिंग के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसे क्या ध्यान में लेके चलना चाहिए, क्या अपने माइंड में रखना चाहिए? सी देखिए, जब भी आप घर ले रहे हैं ना जी, सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखिए कि बिल्डर कैसा है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज़, बिल्डर ने प्रीवियस में क्या डिलीवरी की है। ठीक है। हो सके तो उसके प्रोजेक्ट में घूम के आइए और क्लाइंटों से पूछ के आइए जो वहाँ रह रहे हैं। ठीक, आपको हकीकत पता चली कि क्या वाकई बिल्डर ने जो बोला था वही डिलीवर किया। ठीक है। फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसे हैं, क्या कोई लोन लायबिलिटी है, नहीं है। ठीक है। ये 2-3 चीज़ें चेक करनी चाहिए। अगर आप ये 2-3 चीज़ चेक कर ले तो आप सेफ हो। तो सर हमें कैसे इजीली ये पता लग सकता है, जैसे क्योंकि नॉर्मल इंसान के लिए जो सर्विस में है उसके लिए पॉसिबल नहीं है ये सब चीज़ें पता करना, तो आपको क्या लगता है क्या वो कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके हम ये चीज़ें चेक कर सकते हैं, या हमें रिसर्च करनी ही पड़ेगी? रेरा। आपने सबसे पहले एक वर्ड यूज़ किया था, रेरा क्या है? बिल्कुल, रेरा क्या है जी? आज की डेट में बिल्डर कोई भी प्रोजेक्ट पास कराता है उसमें एक रेरा नंबर आता है। ठीक है। जब आप रेरा नंबर को रेरा की वेबसाइट में पुटअप करेंगे जाके, तो आपको वहाँ मिलेगा बिल्डर प्रमोटर कौन है, ठीक है, उन कितने पार्टनर है उस प्रोजेक्ट में, ठीक है जी, क्या वो लैंड जेवी की है या बिल्डर की ओन्ड लैंड है, वहाँ पे सब कुछ डिटेल लिखी होगी। ठीक है। बिल्डर के फंड्स क्या है वो सारा रेरा मेंशन होता है जी। बिल्डर ने अपने प्रोजेक्ट शुरू करते समय अपने फंड्स क्या बताया सब कुछ रेरा बताएगा आपको। ओके, बिल्कुल सर। बट मैंने ये चीज़ देखी है कि काफ़ी ऐसे रेपुटेटेड बिल्डर्स हैं जिन्होंने काफ़ी पहले भी उनका जो हिस्ट्री रही है काफ़ी अच्छी रही है, बट उन्होंने भी आगे आने वाले टाइम में काफ़ी ऐसे स्कैम किए हैं। कुछ न्यूज़ में मैंने बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टी है, मैं प्रॉपर्टी का नाम नहीं लूँगा एग्जैक्टली, बट उन्होंने सपने दिखाए, लोगों ने घर खरीदे, पैसे लगाए, अपनी मेहनत की जितनी भी पूंजी थी वो उनको दी, एंड वो बिल्डर भाग गए। जी उसमें देखो ऐसे जी, उसमें गलती में इन्वेस्टर की भी मानूंगा, क्लाइंट की मानूंगा। ठीक है। जब हमने कन्वर्सेशन स्टार्ट की थी ये बोली थी कि लोग एजेंट से क्यों कतराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो एजेंट ही है जो आपको बचाता है जी। ठीक है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, एजेंट को पता होता है कि इस बिल्डर के पाले में क्या चीज़ पड़ी हुई है। तो वो आपको सही गाइड करता है। लोग उस चीज़ को गलत तरीके से ले लेते हैं कि ये अपने पैसे कमाने के चक्कर में हमको यहाँ प्रॉपर्टी दिला रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देखिए हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अच्छे भी एजेंट होते हैं, खराब भी होते हैं। लेकिन आपको 90% एजेंट ऐसे ही मिलेंगे जो आपको सही गाइड करेंगे, सर यहाँ पे आप ले लो जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी के पैसे भी बढ़ेंगे और आपके पैसे भी सेफ है। बिल्कुल, मैं लोगों से हमेशा यही कहता हूँ कि वो अपने 1% बचाने के चक्कर में अपना पूरा पैसा स्टेक पे मत रखिए। ठीक है।
तो मैं आपकी पर्सनल लाइफ से जानना चाहूँगा कि कोई ऐसा केस आपके लाइफ में आया है, कोई ट्रिकी सेल रही हो जिसमें आपने किसी को प्रॉपर्टी तो दिलाई हो बट उसका कोई खास एप्रिसिएशन ना आया हो या वो सेल ना हो रही हो प्रॉपर्टी, तो ऐसा कोई ट्रिकी चीज़ आती है आपकी लाइफ में? ये सब तो आती रहती है जी। देखिए ऐसा होता है जी, प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है कि आप जब सोचेंगे तब बिक जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये हर चीज़ में समय देना पड़ता है। अब क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट को पैसे की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने बोला जी प्रॉपर्टी मेरे को 10 दिन में बेच दो। 10 दिन में प्रॉपर्टी बेचने की दो ही सूरत होती है जी, या तो आप अपनी प्राइस मार्केट से नीचे गिरा दो, बिल्कुल, और आप उसको प्रॉफिट बुक कर लो। लोग क्या करते हैं, ना अपना प्रॉफिट गिराना चाहते हैं और चीज़ भी बेचना चाहते हैं, और वो टाइम लगता है जी। देखिए प्रॉपर्टी आप सोचोगे कि आज आप बेचना चाहो तो आज आप सोचोगे 1, 2, 3 महीने लग जाते हैं। कई बार वो किस्मत हो कि आपकी 2 दिन में निकल जाए, पर आप मान के चलो 2 से 3 महीने लगते हैं प्रॉपर्टी पे, क्योंकि प्रॉपर्टी कोई छोटी चीज़ तो है नहीं कि आपने 10 रुपये चीज़ रखी, आज करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने में भी टाइम लगता है। लोन अगर आपने कराना, लोन आपने बैंक से होने में टाइम लगता है, आपके फंड्स आपको अरेंज करने में टाइम लगता है। तो ऐसा तो है नहीं आपने आज सोची कल प्रॉपर्टी ले ली। बिल्कुल। तो सर अगर हम बात करें मोहाली की या फिर चंडीगढ़ ट्राई सिटी की बात करें, तो आपके अकॉर्डिंग कितने रुपए से स्टार्ट हो जाती है एक इन्वेस्टमेंट, या अगर मुझे 3 BHK लेना हो? सर जी 3 BHK प्रकाश जी आज की रेट में अगर कोई अच्छी सोसाइटी में लेना हो तो लगभग 80 लाख रुपए से शुरू हो जाता है। 80 लाख अच्छी सोसाइटी में। बाकी आपने वैसे ही कुछ लेना तो आपको 40, 45, 50 लाख में भी 3 BHK मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अनअप्रूव्ड होंगे। ओके, तो दिक्कत आएगी। आप एक चीज़ तो आप हमेशा क्लाइंट को ये याद रखनी चाहिए, प्रॉपर्टी आप वहाँ लो जहाँ पे रेरा नंबर है। ठीक है, आप सेफ हो। कल को कुछ भी 19-21 होता है। अगर पिछले समय में देखे कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जहाँ पे रेरा नहीं था, रेरा आ चुका था, उसने बिल्डर रेरा नहीं लिया, उसने फ्लोर वाइज बनाया प्रोडक्ट और वो गिर गया, ढांचा गिर गया। ओके, बैंक ने लोन कर दिया, बिल्डर का ढांचा गिर गया, क्लाइंट के पैसे लग गए, बिल्डर ने हाथ खड़े कर दिए, कल को फंसा कौन? क्लाइंट, क्योंकि बैंक तो पैसे लेके रहेगा आपसे। बिल्कुल ठीक है सर, आपके सारे पॉइंट्स को मैं रखता हूँ, बट मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर नियत ही खराब हो जी, कि अगर एक बिल्डर रेपुटेटेड है, उसके पास रेरा नंबर भी है, फिर भी वो ऐसे फ्रॉड करता है, तो गवर्नमेंट क्या कदम उठाती है उसके? देखिए जैसा होता है जब ऐसा कोई बिल्डर फ्रॉड कर, देखिए पहली बात तो कोई बिल्डर सोच के नहीं आता ऐसा करने, वो समय हालात करा देते हैं उससे। लेकिन फिर भी ऐसा होता है तो अब रेरा का क्या फ़ायदा है मैं आपको बताता हूँ। ज़मीन तो है ना, ज़मीन तो बिल्डर लेके नहीं जा सकता ना। हाँ बिल्कुल, ज़मीन तो वहीं पड़ी रहेगी। ठीक है, वो समय लगेगा, 2, 4, 5 साल 10 साल लगेगा, लेकिन जब वो केस NCLT में जाएगा, कोई बिल्डर उसको फर्दर टेकअप करेगा तो आपको या तो पोजीशन मिलेगा या आपको पैसे आपके वापस मिल जाएंगे। ओके, तो बेसिकली वो जो प्रॉपर्टी होती है वो गवर्नमेंट के अंडर जाती है। हाँ, देन जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उनको फिर इस तरह से गवर्नमेंट आगे इसकी बोली लगवाती है, कोई प्राइवेट प्लेयर आता है उसको कंप्लीट करता है, वो कंप्लीट करके बाकी पैसे उस हिसाब से करता है, रिकवर करे, प्लस जिन पुराने क्लाइंटों को जो कमिटमेंट फुलफिल करे। ओके। तो सर देखिए प्रॉपर्टी के बारे में तो आपसे काफ़ी कुछ जानने को मिला। आई होप हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ नॉलेज मिली होगी आपके वजह से। बट मैं ये सुनना चाहता हूँ कि ब्लू स्काई इंफ्रा क्या करने वाली है फ्यूचर में? देखिए जी, ब्लू स्काई इंफ्रा की जो बेस है ना वो कस्टमर सर्विस है। ओके, ब्लू स्काई इंफ्रा ने कभी भी जब बिजनेस स्टार्ट किया था सेल्स के सोच के स्टार्ट किया नहीं था। ठीक है, आज की डेट में हमारा 90% बिजनेस हमारे प्रीवियस क्लाइंट से आता है। ओके, तो जब आपका 90% आपका बिजनेस प्रीवियस क्लाइंट से आता है तो मतलब आपका क्लाइंट का सेटिस्फैक्शन लेवल हाई है, बहुत अच्छा, और उनका एक्सपीरियंस आपके साथ बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल। अब रीज़न क्या है, जब हम किसी बिल्डर साथ जुड़ते हैं ना तो उसका पूरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड हम चेक करते हैं, क्या डिलीवरी पिछले की है उन्होंने, क्या उनके बायर सेटिस्फाइड हैं नहीं हैं, उसके बाद ही हम उसका एसोसिएशन करते हैं। आज की डेट में अगर ट्राई सिटी मार्केट देखें 200 बिल्डर हैं, ठीक है, तो ब्लू स्काई इंफ्रा 200 बिल्डर साथ काम नहीं करता है। ब्लू स्काई इंफ्रा 8 से 9 बिल्डर के साथ ही काम करता है जी। ओके, और उन्हीं के साथ ही काम करेगा। इसके बाद कोई भी आए कोई भी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार हमारे क्लाइंट भी हमारे पास आते हैं, बोलते हैं अमीर जी मेरे को यहाँ दिला दो। अगर हम उसका काम नहीं करेंगे तो हम लोग हाथ जोड़ के बोल देंगे सर आप एक काम करो, आप खुद ले लो, मैं नहीं दिला सकता आपको।
तो कई बार क्या होता है, जब आप क्लाइंट को ऐसा बोलते हैं ना, क्लाइंट को ये लगता है कि एजेंट को तो पैसा आ रहा है फिर भी मना कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल मना कर रहा है, तो कहीं ना कोई दिक्कत होगी। तो मेरा तो जैसे मैंने आपको बीच में बोला था कि मैं अपने क्लाइंट का पैसा ये सोच के लगवाता हूँ कि मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ। तो जिस प्रोजेक्ट में अपना पैसा नहीं लगा सकता मैं क्लाइंट का भी नहीं लगवाऊंगा। ओके। हमारा इंटरेस्ट कभी भी हमारी ब्रोकरेज की तरफ था ही नहीं। हमारा इंटरेस्ट शुरू से ये था कि हमारे सेटिस्फाइड क्लाइंट हो जिससे हमको रेवेन्यू बिजनेस रेगुलर आता रहे। तो आज के समय में हमको रेगुलर बिजनेस आता है। ओके। एंड सर एक आपके आंसर सुन के मेरे को एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था कि आपने कहा ब्रोकरेज जो आपका रहता है, तो आपने मैंने आपसे पहले कभी बात की थी तो मेरा एक पॉइंट आपसे मुझे सुना था कि हम हर बार क्लाइंट से ब्रोकरेज चार्ज नहीं करते। बिल्कुल ठीक है जी। वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, क्योंकि अक्सर तो जो एजेंट्स होते हैं उनका तो मार्जिन रहता ही है, हमेशा एक ब्रोकरेज रहती है, तो वो कैसे? देखिए जैसा होता है जी, ब्रोकरेज जो हमको बिल्डर देता है, ठीक है, लेकिन ये भी सच है कई बार हमने रीसेल के सौदों में भी ब्रोकरेज नहीं ली है क्लाइंटों से अपने। ओके। क्योंकि हमारा विश्वास रहा है आज तक ऐसे कंपनी की क्लाइंट को जोड़ना है अपने साथ। ठीक है। पैसा बाय प्रोडक्ट है जी, वो आएगा ही आएगा आपके पास, लेकिन आपके साथ क्लाइंट जुड़े, जितना जिसके पास कस्टमर बेस है वो उतना अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकता है जी। ओके। और अगर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि एक इन्वेस्टर के लिए आपके पास क्या है? इन्वेस्टर्स के लिए हमारे पास प्री लॉन्च में होते हैं डील्स। प्री लॉन्च में भी हम उसी बिल्डर की डील उठाते हैं जिसका हमको भरोसा है एज अ कंपनी कि हाँ ये अच्छे बिल्डर हैं। और आप विश्वास मानिएगा जी प्रकाश जी, प्री लॉन्च का रेट दोबारा कभी वापस नहीं आता है पूरे उस प्रोजेक्ट के टेन्यूअर में। डिलीवरी के 10 साल के अंदर भी कभी वो प्रोजेक्ट का रेट नहीं आता। लेट से कोई प्रोजेक्ट 4,000 रुपये में लॉन्च हुआ और आज उसका रेट 9,000 रुपये है, तो मार्केट कितनी भी क्रैश कर जाएगी, वो 4,000 का रेट नहीं आएगा कभी भी उसका। ओके। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई चंडीगढ़ ट्राई सिटी में या कोई दुबई में आपके थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है या फिर कोई प्रॉपर्टी ले रहा है तो वो आप पे ट्रस्ट कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड सर जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ तो मैं आपसे चीज़ें पूछ रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, अभी हमारी जितनी कन्वर्सेशन हुई है, बट मुझे लगता है कि सबके हालात अलग अलग होते हैं प्रॉपर्टी खरीदते हुए। तो अगर आपसे किसी को मिलना हो या फिर आपको प्रॉपर्टी के बारे में रिगार्डिंग पूछना हो तो क्या आप उन्हें बताएंगे या एंटरटेन करते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो क्लाइंट मेरे पास आ रहा है मेरे से प्रॉपर्टी ले जी, लेकिन एज अ रियल एस्टेट एडवाइज़र ये मेरा धर्म है कहो कि मैं उसको सही गाइड करूं। आप प्रॉपर्टी लो चाहे नहीं लो मेरे से, लेकिन मैं आपको गलत गाइड नहीं करूंगा। बिल्कुल। तो कई बार क्या होता है क्लाइंट को वो चीज़ सही नहीं लगती, क्योंकि क्लाइंट क्या होता है, देखिए क्लाइंट का ये होता है कि जो मेरे को अच्छा सुनने में लग रहा है वो सुनाओ। बिल्कुल। कई बार एक ही ह्यूमन टेंडेंसी है, क्लाइंट की बात नहीं है। बिल्कुल। इंसान वही सुनना चाहता है जो उसको सुनने में अच्छा लगे। जब आप उसको जो सुनना चाहते हो उसके विपरीत बोलोगे तो वो हमेशा उस चीज़ पे रिटेलिएट करेगा आपको, जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। कई बार ऐसा हुआ है जब मैंने क्लाइंटों को अपने समझाया कि सर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, आप हमसे नहीं लेना मत लो कोई बात नहीं, पर यहाँ इन्वेस्ट मत करो। ओके। लेकिन समय आया जब वो पछताए कि हमने इन्वेस्टमेंट गलत जगह लगा दी थी, और फ़ोन करके बाकायदा कंफर्म भी किया है कि सर मेरे से इन्वेस्टमेंट गलत जगह हो गई, अब इसको कैसे निकले। तो ये एज अ ब्लू स्क्वायर इंफ्रा एज अ कंपनी हम लोग, ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम क्लाइंट को सही गाइड करें, कभी गलत गाइड नहीं करें। ओके। तो मैं फिलहाल ये कह सकता हूँ कि अगर किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी हो मोहाली ट्राई सिटी की या चंडीगढ़ ट्राई सिटी के आसपास तो आपसे मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकते हैं। एंड वो प्रॉपर्टी बाय करना हो या नहीं करना हो इनसे एडवाइस ले सकता है। बिल्कुल ले सकते हैं। और या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हो तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो सर ये हमें पता चल गया कि कहाँ कैसे और कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर हमारे व्यूअर्स में किसी को आपसे मिलना हो, प्रॉपर्टीज लेना हो या उसके बारे में जानकारी चाहिए हो जी, तो वो आपसे कैसे कॉन्टेक्ट कर सकता है? हमारी वेबसाइट पे जाएं। ठीक है। ब्लू स्क्वायर इंफ्रा की वेबसाइट है, ब्लू स्क्वायर इंफ्रा का फेसबुक पेज है, वहाँ पर अपनी क्वेरी ड्रॉप करें। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको अपना नंबर भी दे देता हूँ, तो आप अपना नंबर डिस्प्ले में चला सकते हैं अपने इसके पॉडकास्ट के। तो कोई भी अगर सलाह भी लेना चाहे, ज़रूरी नहीं कि आप मेरे से प्रॉपर्टी लो, ठीक है, लेकिन आप मेरे से कोई ऑनेस्ट एडवाइस भी लेना चाहते हो, जेन्युइन एडवाइस, आप इस चीज़ के लिए श्योर हो जाइए कि आपको बिल्कुल 100% जेन्युइन एडवाइस मिलेगी, विदाउट ये थिंकिंग कि हमारा क्या बेनिफिट हो सकता है इसमें।
हमारा बेनिफिट सेकेंडरी है हमारे लिए। बिल्कुल। सो दोस्तों, आई होप आपके सभी सवालों का जवाब इस पॉडकास्ट में आपको मिल गया होगा। अगर आपके और भी सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे भी पूछ सकते हैं। एंड अगर आप प्लान कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी बाय करने का, या फिर आप एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड एडवाइस चाहते हैं, तो आप अमीश जी या उनकी टीम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पे मेंशन की हुई है। सो दोस्तों, देर किस बात की, जाके उस लाल बटन को दबा दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड अपने दोस्त, अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करें जो इस टाइम अपनी प्रॉपर्टी बाय करने का प्लान कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।